हैं, कॉन्फ्लिक्ट के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लें। क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं और क्या नुकसानात होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, उस पर बात करें। ह्यूमन हिस्ट्री का एक क्विक रिव्यू करें कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या कोई नई चीज़ है या पहले भी होते रहे हैं, और व्हाट इज़ द ह्यूमन एलिमेंट बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। और एक लास्ट पे अगर टाइम हुआ तो एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैं आपको बता दूंगा, आप अपने फ्री टाइम में कर लीजिएगा, चाहे वो ब्रेक में करें, चाहे वो लंच ब्रेक में करें, टी ब्रेक में करें। तो जो आज का एक 1.5 घंटा है, हम मेरे उसमें मैंने जो कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अपने बारे में, और उसका भी लिंक है आज की कॉन्फ्रेंस से। दूसरा एक प्रेजेंटेशन जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे, मुख्तलिफ क्लिप्स हैं, वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम उसको साथ साथ देखते जाएंगे। और फ्यूचर की क्या रिसोर्सेज और क्या एक्शन आइटम्स हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास क्या रिसोर्सेज होंगी और आपके पास क्या एक्शन आइटम्स हैं जो कि आप कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो ये तकरीबन इसमें स्लाइड्स तो 40 हैं, लेकिन मैंने उसको एक दो दफ़ा रिहर्स किया है। ये तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएंगी, और 20 एक मिनट के वीडियो क्लिप्स हैं। तो अगर इसको कट शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो आई कैन स्किप फ्यू स्लाइड्स। तो मैं थोड़ा सा ज़रा स्पीड में चलूँगा क्योंकि टाइम को सेव करना है। सबसे पहले तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं। मैंने आईबीए कराची से पढ़ा हुआ है, एमबीए किया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम किया, उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे यूएस चला गया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा। उसके बाद लॉ किया रिसेंटली अभी, और लॉ के अलावा जो है यूएसएड में काम किया हुआ है 5 साल, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में काम किया हुआ है, कंज्यूमर राइट्स कमीशन को मैं हेड करता रहा हूँ 3 साल तक, और हिप्नोसिस किया है मैंने जी। 100 आवर्स की ट्रेनिंग थी जो की है, रेकी हीलिंग के तीनों लेवल्स किए हुए हैं, और पढ़ाता हूँ मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। तो जो ट्रैवल और वर्क एक्सपीरियंस है वो नेचुरली, एक ट्रैवल तो अक्सर मुसलमानों का होता ही है, खाना काबा का, लेकिन वो उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है। फिर इसी तरह से माइंड साइंसेस की पिक्चर है जिसमें हमने अपनी माइंड की पावर से चम्मच को टेढ़ा किया था, आग पे भी चले थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने की। रशिया का विजिट किया हुआ है मैंने, ओआईसी के लिए टर्की गया हुआ हूँ, जजेस को पढ़ाता हूँ जो कंज्यूमर कोर्ट्स के हैं। और इसके अलावा ये पिक्चर शायद नहीं आ रही क्लियर, लेकिन ये नेपाल की एक पिक्चर है। तो ये सारे ट्रैवल और वर्क एक्सपीरियंस इंसान को आज जो कुछ मैं हूँ, ये सारे ट्रैवल्स और एक्सपोजर की वजह से। अगर ये एक्सपोजर ना हो तो एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू हो। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, अ, सबसे पहले तो जो एकेडमिक ट्रेनिंग हार्वर्ड में हुई उसमें कुछ कोर्सेज मैंने पढ़े, जैसे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का एक कोर्स पढ़ा, और वॉर्स के बारे में पढ़ा कि वॉर्स क्यों होती हैं, और जो इंटरवेंशन होती है, यानी कोई दूसरी रियासत आके मदद करने के लिए आती है, वो क्यों आती है। इसके बाद जो एक कोर्स था स्टडी ऑफ वॉर्स, कि 5,000 साल जो ह्यूमन हिस्ट्री के हैं इसमें कितनी जंगें हुई हैं, एथेंस एंड स्पार्टा से लेके ट्रॉय, एक बड़ी मशहूर मूवी थी उसमें उसका जिक्र है। तो वहाँ से लेके अफगान वॉर तक हमने सारी वॉर्स को स्टडी किया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसके बाद स्टेट क्राफ्ट के कुछ एथिक्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी जंगें शुरू करने वाले कुछ लीडर्स होते हैं, तो उसके क्या एथिक्स होते हैं, उनकी क्या रीजनिंग होती है, क्या मॉरल रीजनिंग होती है, वो सही है गलत होती है, इसके बारे में ये कोर्स था। जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत सारी जंगें जो हैं वो वसाइल के लिए होती हैं, ऑयल के लिए अगर हैं, कहा यह जाता है कि वो ऑयल के लिए हैं, तो उसकी क्या डायनामिक्स हैं। फिर एक कोर्स पढ़ा था सॉफ्ट पावर का, कि जो एक मुल्क, मिलिट्री पावर तो होती है हार्ड पावर, कि आप किसी को क्रश कर देते हैं मिलिटरीली, लेकिन सॉफ्ट पावर ये है कि पावर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अब केएफसी पाकिस्तान में हर जगह है, इंडिया में भी हर जगह है, और बहुत से ममालिक में, तो ये एक उनकी सॉफ्ट पावर है जिसको कल्चर के जरिए या अट्रैक्शन के जरिए, कोई फोर्स नहीं करता किसी को केएफसी खोलने पे, हर कोई खुद वो कर रहा है। तो सॉफ्ट पावर पे एक डिटेल्ड कोर्स पढ़ा। सेंट्रल चैलेंजेस ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, इसमें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत डिटेल से हमने एनालाइज किया, तो ये तो एकेडमिक एक्सपीरियंस है कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा रिसर्च मैंने की है बलूचिस्तान में, जो कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर हो रही थी गुज़श्ता 10 सालों से, इसके बारे में एक पेपर लिखा हुआ है। और एक फंडामेंटलिज्म का क्या ओरिजिन है शिया इस्लाम में और सुन्नी इस्लाम में,
इसके ऊपर एक रिसर्च की हुई है और एक पेपर लिखा है मिलिटेंसी रिलेटेड जो यानी मिलिटेंसी जो रिलेटेड चीज़ें अफगानिस्तान में हो रही हैं। तो ये एक डिटेल है एकेडमिक एक्सपीरियंस की और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो है। ये मेरे उस पेपर का एक स्नैपशॉट है, द बैटल फॉर पाकिस्तान, जिसमें मिलिटेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिक्र है। और ये यूएस में 2011 में मैंने ये रिसर्च की थी। इसमें ये सारे चीज़ें कंसिडर की थी कि क्या अफगानिस्तान की वॉर का पाकिस्तान के साथ लिंक है या नहीं है, और उससे पाकिस्तान को क्या इफेक्ट होगा। तो इस रिसर्च के लिए मैंने कुछ 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, हर तरह के इंटरव्यूज़ किए। उन लोगों के भी लीजिए कि जो कम्बैटेंट्स थे, जो दोनों साइड पे थे, आईएसआई, सीआईए, बीबीसी, एक्चुअली ट्रैवल करके इन सारी जगहों पे डायरेक्टली बहुत से लोगों से मिला, और ये उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव सा पेपर लिखा, बैटल फॉर पाकिस्तान। कुछ जो टीचर से मैंने पढ़ा, मैं ये समझता हूँ कि वो बताना ज़रूरी है। और मैंने सिर्फ 10 मिनट ही रखे हुए थे शुरू के इंट्रोडक्शन के, अभी सिर्फ 6 मिनट हुए हैं। तो रिचर्ड शुल्ट्ज एक हमारे टीचर थे, जो जिनसे मैंने 5000 साल की वॉर्स पढ़ी, बहुत शानदार टीचर थे। और ये प्रोफेसर भी हैं डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एट फ्लेचर स्कूल में। इसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, वॉर स्टडीज़ पढ़ाते हैं। फोर्स का जो यूज़ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो पढ़ाते हैं। इंटरनल इरेगुलर ट्रांजेक्शनल ट्रांसनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ाते हैं। वॉर और स्ट्रेटजी, इंटेलिजेंस एंड आर्म्ड ग्रुप्स। और इसके अलावा डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के यूएस मिलिट्री एकेडमी में, जैसे हमारा काकूल है तो इसी तरह यूएस मिलिट्री एकेडमी में। और नेवी के सीनियर रिसर्च फेलो हैं यूएस नेवल वॉर कॉलेज। एक और जो मेरे प्रोफेसर हैं, ये मैं फिलहाल तो उनकी एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये अफगानिस्तान की पिक्चर है उनकी, ये भी अफगानिस्तान की पिक्चर है। और ये गेंद, ये पाकिस्तान भी आए हुए हैं। अब ये दिस इज द प्रोफेसर रोरी स्टीवर्ट। और इतना ज़्यादा नॉलेज है इनको कल्चर की कि 7 डिफरेंट ज़बानें बोलते हैं, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान की तमाम चीज़ें पता है। एक ब्रीफ सा प्रोफाइल इनका ये कि 6000 मील पैदल चले हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, और वो 500 से ज़्यादा देहात में इन्होंने स्टे किया। 2 ढाई साल की ये इनकी पैदल जर्नी थी। ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, ईटन कॉलेज के, ब्रिटिश फॉरेन सर्विस में काम किया हुआ है। प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी के टीचर थे। डिप्टी गवर्नर हैं इराक में 2003 के इन्वेजन में। और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे काफ़ी काम किया हुआ है। उसके बाद ये मेरे, आई वाज लकी कि ये मेरे एकेडमिक एडवाइज़र भी थे, और इनसे मैंने वो कोर्सेज पढ़े हैं जिसकी वजह से मैं आज आपसे बात कर पाऊंगा थोड़ी बहुत। और ब्रिटिश, उसके बाद पढ़ाने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए हैं, वहाँ पे सर्व किया है। और और अब जो है वो येल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। यहाँ पे एक आपको इस तस्वीर में एक खातून नजर आएंगी जो नीचे बैठी हुई हैं। और एक ये यहाँ पे भी वो ग्रीन से कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। इनका नाम मेगन ओसॉलिवन है। और ये हमारी एक टीचर थी जिन्होंने हमें कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में और जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया। जब इराक में इनकी असाइनमेंट थी तो ये इराक में मिलिट्री को लीड कर रही थी, यानी बहुत सारे जनरल्स थे जो इनको रिपोर्ट करते थे, और उस वक्त इनकी एज 37 थी। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रही हैं प्रेसिडेंट बुश की। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, पीएचडी की हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और सिविल वॉर्स के ऊपर इन्होंने काम किया है जो श्रीलंका में हो रही। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक का पोर्टफोलियो इनके पास था। एक और मेरे प्रोफेसर हैं ग्राहम एलिसन, उनके साथ बिल क्लिंटन खड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने बिल क्लिंटन के साथ भी काम किया। और 3 डिफरेंट गवर्नमेंट्स में बहुत सीनियर लेवल पे काम किया। और ये उनकी पिक्चर हेनरी किसिंजर के साथ है, तो ये उनके भी कंटेम्प्रेरी हैं। स्टिल ही टीचर्स। और जो इनकी क्लास में बैठते हैं वो एक इस तरह का एक सहर कहना चाहिए कि 3 घंटे का पता नहीं चलता इनकी क्लास में, इतने पर्ल्स ऑफ विजडम होते हैं। तो इन ये 3 मैंने आपको चीज़ें इनकी बताई कि 3 गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस में रहे हैं, सेवरल बुक्स के ऑथर्स हैं। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पे बहुत काम किया हुआ है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफ़ी इनका काम है। तो ये जो मैंने आपको कोई 9 मिनट का तकरीबन एक इंट्रोडक्शन बताया, इसका मकसद ये था कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता सकूं कि मेरी ट्रेनिंग पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुई हुई है और वो किन लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अल्लाह ताला का करम रहा कि ऐसे इस्तिज़ा मिले
जिन्होंने सिर्फ वॉर्स को पढ़ा नहीं है, बिल्कुल वॉर्स को लीड किया है। ये मेगन ओसल्वन जैसी खातून जो कि लीड कर रही थी उस वक़्त इराक में, तो वो उनके पास वो रेयर इंफॉर्मेशन होगी जो शायद मेरे पास ना हो। मैं तो आपकी तरह का एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं तो सीख रहा हूँ, और लेकिन सीखा उन लोगों से जिनका बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस था। तो अब उन उस तमाम गुफ्तगू को 1 घंटे में समराइज़ करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने कोशिश तो की है थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकूँ, नहीं तो फ्यूचर रिसोर्सेज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आज का जो एक, अगर हम इसको अगर क्वेश्चन करें कि पीस है क्या? और ये मैं इसका आंसर शायद अभी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। आइडियली आई वांटेड कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो, लेकिन एक तो वो डिस्टेंस थोड़ा-सा ज़्यादा है, और दूसरा ये कि टाइम को सेव करना है। तो अ, आई वांट टू लीव यू विद दीज़ क्वेश्चंस, और फिर अगर हम रैप अप करने जब लगेंगे थर्ड डे पे, तो उस वक़्त एक थोड़ा-सा टाइम निकाल के, या वो फिर मैं हुसैन से कोऑर्डिनेट करके आपको बता दूँगा किस वक़्त हम इस पे थोड़ी-सी डिस्कशन कर सकें। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हम इस पे सोचें तो सही कि पीस है क्या? व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ पीस? एक और चीज़ ये कि हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? अ, क्योंकि ये एक आइडियल स्टेट है, या इसको एक्वायर किया जा सकता है, या ये किसी चीज़ से लिंक्ड है कि नई गाड़ी आ जाएगी तब खुश होंगे, अच्छे ग्रेड आ जाएँगे तब खुश होंगे, अच्छी जगह शादी हो जाएगी तब खुश होंगे, जॉब्स अच्छी मिल जाएँगी तब खुश होंगे, या मैंशन मिल जाएगा तब खुश, यानी हैप्पीनेस है क्या? क्योंकि हर इंसान खुश रहना चाहता है। जो शख्स गाड़ियाँ भी ले रहा है, उसकी भी एक अल्टीमेट डिज़ायर हैप्पीनेस है। तो इसको अगर हम इसको वो देखें, अगर गौर करने की कोशिश करें कि ये है क्या चीज़, तो ये एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होगा। और आप क्योंकि आइसोलेटेड जगह पे मरी में है, बहुत खूबसूरत जगह में है, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। तो ये एक बड़ा अच्छा आपके लिए ओकेजन है कि आप कॉन्टेम्पलेट कर सकें। और इन बेसिक चीज़ों को जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमारी डेफिनेशंस कोई इतनी रिसर्च नहीं है, हमने हैप्पीनेस को सही तरह से समझा नहीं है। फिर एक और चीज़ है कि लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर, कि आप सबने आज सुबह योगा किया, तो क्या इम्पोर्टेंस हुई होगी उस योगा का, जो कि नेचुरल सीन में किया है, वर्सेस आप इस्लामाबाद में या अपने अपने शहरों में, क्योंकि आप में से कुछ क्वेटा से आए हैं, कुछ गिलगित से आए हैं, कुछ सिंध से आए हैं, केपीके के हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर? ये तो हमने बात कर ली कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स, और व्हाट डज लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर मीन्स। यानी इसके ऊपर मैं अगर आपको एक एक पॉइंट सिर्फ मैं दे देता हूँ, बाकी आप ज़रूर सोचें कि जैसे नेचर का एक असूल कह लें कि रात के टाइम जो सोना होता है, जो कंप्लीट डार्कनेस है, उसकी नींद हमारे माइंड को इतना ज़्यादा एनर्जाइज कर देती है कि वो 8 घंटे अगर आप दिन के वक्त सोएं सनलाइट में, तो शायद उतने फ्रेश ना हो, क्योंकि कुछ एनर्जी है जो कि सिर्फ रात के टाइम कॉस्मोस की एनर्जी हम ले सकते हैं। यही वजह है कि जो ओपन में सोते हैं गांव देहात में, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि उनको कॉस्मिक एनर्जी भी मिल रही होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी का एक सर्टेन टाइम है जो कि एक्सट्रीम डार्कनेस में होता है। तो अब लिविंग विद हार्मनी विद द नेचर का मतलब ये होगा कि रात के टाइम पे सोया जाए और दिन के टाइम पे काम किया जाए। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो शायद हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है और इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं? घर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज में, विद इन द फैमिली हो सकता है, सिबलिंग्स का पेरेंट्स के साथ हो सकता है, और कम्युनिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं कि हो जाते हैं, बाजू का सेम कम्युनिटी है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिटवीन नेशंस, मुख्तलिफ ममालिक, अमंग या बिटवीन मैंने इसलिए लिखा है कि या तो दो ममालिक हों या दो से ज़्यादा भी बाजूकात एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाते हैं। एथनिसिटीज की बेसिस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे अभी अमेरिका में पिछली दफ़ा वो जॉर्ज फ्लॉयड को जब मारा गया था, तो एक पूरी ब्लैक मूवमेंट हमने देखा पूरी दुनिया में स्टार्ट होगी। इसी तरह से कभी पाकिस्तान के केस में देखें तो एथनिसिटी बेस्ड वायलेंस हो रहा होता है। कराची में कभी एक एथनिसिटी दूसरी एथनिसिटी से लड़ रही होती है, रिसोर्सेस का भी इशू होता है, लेकिन एक मेजर चीज़ ये बनती है। फिर सेक्टेरियन इश्यूज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स का आउटकम क्या है? आउटकम में, यानी अगर वो घर के अंदर है तो आर्गुमेंट हो सकता है, एक ग्रज हो सकती है, इल फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ केसेस में डिवोर्स हो सकती है अगर मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, कत्ल हो जाते हैं इसी इश्यूज के ऊपर,
लड़ाई हो सकती है, क्योंकि लड़ाई में हो सकता है कोई जख्मी हुआ हो, मरे ना, या एक फुल फ्लेज जंग हो सकती है। तो ये पॉसिबल आउटकम है इन कॉन्फ्लिक्ट के। और कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं? एक वजह तो ये है ना कि डिफरेंट वर्ल्ड व्यू एंड डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप इसको इसको हर एंगल पे आप इसको ले सकते हैं। डोमेस्टिक इश्यूज पे अगर लें तो अक्सर आप देखेंगे कि घरों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अब एक बड़ा पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक्सपीरियंस या तो हमने किया हुआ होता है या उसको ऑब्जर्व किया हुआ होता है, कि सास और बहू का अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी मेजर रीजन अगर आप देखेंगे तो उसमें ये होगा कि जी दिस इज माई वे ऑफ थिंग, मैंने तो खाना इस तरह से बनाया है, आप एक डिफरेंट तरह से क्यों बनाती हैं? तो वो बिकॉज शी थिंक्स कि दिस इज द ओनली राइट वे। फिर इसी तरह से ये इसको अगर आप नेशनल लेवल पे लेके जाएं, डिफरेंट सेक्ट्स के अंदर लेके जाएं, तो भी ये इसी तरह के इश्यूज हैं। यानी अब जो तबलीगी जमात में जा रहा है उसका ख्याल है कि जब तक बिस्तरा उठा के घर ना छोड़ें तो बात नहीं बनेगी। जो कह रहा है कि वर्लिंग दरवेशस की तरह से टर्की से आया, उसने कहा जी गोल गोल घूमना है और वर्लिंग करनी है, तब जाके बात खुलेगी। किसी ने कहा कि मैंने बड़ी इमाम की तरह से मेडिटेशन करनी है माउंटेन में जाके, या बुद्धा की तरह से मेडिटेशन करनी है। तो ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं। अब प्रॉब्लम वहां पे होता है जब इंसान कहता है कि नहीं दिस इज द ओनली वे। आप लोग मरी पहुंचे हैं, इस्लामाबाद से आए होंगे या तो एक्सप्रेस वे से आए होंगे, या फिर वो जो पुराना रास्ता है उधर से आए होंगे। लेकिन अगर आप में से कोई मुजफ्फराबाद से आ रहा होता तो वो दूसरे रास्ते से आता। सो दैट वे कैन ऑल्सो लीड टू मरी। जैसे कहते हैं ना कि 6 + 3 = 9, बट 4 + 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 9। सो देयर इज नॉट जस्ट वन वे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी वजह यह है कि जो वर्ल्ड व्यू इंसान का है वो समझता है कि दिस इज द ओनली वे टू डू गेट थिंग्स डन। आईआर के अंदर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये चीज होती है। फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट की वजह रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है। जैसे ईरान और इराक की जंग हुई, काफी सारे रीजंस थे। एक वजह शतुल अरब के वाटर्स थे जहाँ पे काफी रिसोर्सेज थे। कुवैत का जो इन्वेजन हुआ 1990 में, सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया, तो वो ऑयल रिसोर्सेज एक बड़ी वजह थी, क्योंकि इराक का ये कहना था कि कुछ ऐसे ऑयल वेल हैं जो इराक के हैं और कुवैत ने उन पर कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके भी काफी सारे रीजन थे, लेकिन उसमें एक एरिया था एल्सिस एंड लोरेन जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स थे। इन तीनों चीजों की मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पहली जो पिक्चर है वो शतुल अरब की है, जिसमें इराक और ईरान दो डिफरेंट कलर्स में है और एक क्रॉस बना हुआ है। तो ये वो जगह है जिसके कंट्रोल के ऊपर जंग हुई। इसके बहुत सारे और डायमेंशंस भी हैं, यानी सिर्फ ये पानी के ऊपर नहीं था, उसमें एक अरब वर्सेस पर्शियन जो एंगल है वो भी था, क्योंकि सारे अरब कंट्रीज इराक के साथ मिल गए थे और ईरान के साथ कोई भी नहीं था। इसमें एक शिया सुन्नी डायमेंशन भी है, क्योंकि इमाम खुमैनी आए थे 79 में जब ईरान में, तो वो एक थ्रेट से भी परसीव किया जा रहा था कि अब इस तरह का इनकलाब बाकी जगहों पे ना आ जाए। तो काफी सारी डिमेंशंस थी, लेकिन एक वजह जिसके ऊपर काफी ज्यादा मसाइल थे वो ये शतुल अरब के वाटर्स थे। फिर जो सेकंड पिक्चर में आप जाएं तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होने लगी, तो उससे पहले ये इलाका था एल्सिस एंड लोरेन इसको कहते हैं, और फ्रांस और जर्मनी का झगड़ा इसी पे था कि इसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, ये रिसोर्सेज किसके पास होंगे। फिर जो इराक की वॉर है, जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया, अगर आप साइज देखें इराक का ब्लू कलर में है और कुवैत रेड, तो शायद बहुत वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इराक। तो इराक की तो पूरी आर्मी कुवैत के अंदर आ गई थी और कुवैत पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो वो भी यही कहते थे कि जी कुछ ऑयल के ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे वेल्स हैं जो कि हमारे हैं। और फिर जब एलाइड फोर्सेस ने इराक को वहां से निकाला, तो जाते जाते वो ऑयल के सारे कुओं को आग लगा के चले गए। और ये उसकी सेकंड पिक्चर यहाँ पर है। तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं एक सेकंड इसको मैं एनिमेटेड पे ले आऊं, क्योंकि वो अदरवाइज एक ही दफा सारी जब चीजें आती हैं तो वो इंसान फोकस नहीं कर पाता। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है अमंग रिलीजन्स, एक तो ये हमने रिसोर्सेज के ऊपर भी देख लिया, डिफरेंट वर्ल्ड व्यू देखा। फिर एक और टाइप है कि डिफरेंट रिलीजन्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जी माई रिलीजन इज बेटर देन योर्स। एक और चीज ये कि दिस इज द रोड टू सल्वेशन। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक दफा वाशिंगटन जब पढ़ता था वहाँ गया एक दोस्त के पास, तो उसके अंकल मुझे ड्रॉप करने आए एयरपोर्ट तक।
और सारा रास्ता मुझे वो बताते रहे कि अगर तुम जीसस पे उस तरह से बिलीव नहीं करोगे तो तुम्हारी सॉल्वेशन नहीं हो सकेगी। लेकिन यही चीज किसी और मजहब का देखें तो वो भी यही कहेगा कि जब तक मेरे मजहब पे नहीं आओगे तब तक सल्वेशन नहीं हो सकेगी। तो ये एक डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह रही है कि हर रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन को बेहतर नहीं समझता बल्कि अपने रिलीजन को बेहतर समझता है। और फिर विद इन द रिलीजन भी हैं, जैसे सेक्टेरियन इश्यूज हैं। कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट्स के साथ लड़ते रहे और अभी से नहीं लड़ते, काफी अरसे से लड़ते रहे। अगर पाकिस्तान के अंदर आपको जाने का इत्तेफाक हो, इस्लामाबाद में इकबाल टाउन चले जाएं या किसी और जगह पे चले जाएं, तो आप नोट करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ मस्जिदें डिफरेंट बनाई हैं, उधर चर्चेस डिफरेंट हैं। वो एक बंदा दूसरे के चर्च में नहीं जाता। तो विद इन द रिलीजन भी काफी सेक्टेरियन इश्यूज हैं और इस पर लड़ाइयाँ भी होती हैं। शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। कभी कोयटा के अंदर हजारास को मार दिया जाता है क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाइबल शियाज हैं। और इजीली आइडेंटिफाइबल इसलिए कि वो चेहरे से उनके पता लग जाता है। या तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जो जायरीन जाते हैं ईरान, तो वो बसों से उतार के बाजू तो उनके नाम देखकर उनको मारा जाता था। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये हुआ। और बहुत सारी अभी हमने पिछले 2 हफ्ते में शायद नलतर के अंदर हुआ है। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, इराक में भी हो रहा है, सऊदी अरब में भी हो रहा है और दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। और बहुत सारी अरब स्टेट्स तो ऐसी हैं कि अगर कोई फेसबुक पोस्ट भी ऐसी लगा दी जाए 10 मुहर्रम की, तो वो तो बाकायदा रिपैट्रिएट कर देते हैं। तो एक इस तरह के इश्यूज भी हैं। अ, उसके बाद जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, अब ये एक अजीब सी चीज है कि सुसाइड बॉम्बर भी अल्लाह को खुश कर रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाला भी अल्लाह को ही राजी कर रहा है। बट इसमें से जन्नत कौन जाएगा? अब ये एक ऐसा सवाल है कि वो दोनों का ख्याल है कि वो जा रहे हैं और उनको जो ट्रेन किया जा रहा है वो ये कि जी यही बिल्कुल रोड टू सैल्वेशन है। तो जो उनकी ट्रेनिंग है वो भी रिलीजन का डिस्टॉर्टेड व्यू लेके ही की गई है। यानी कुरान की एक आयत को बीच में से उठाया, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ क्योंकि अब इतनी फेक वीडियोस आ गई हैं कि फेक वीडियोस दिखाकर वो बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक किसी भी एक बंदे की तकरीर उठा के देख लें, जुमे की मस्जिद में उसने तकरीर की कि जी फलाने बंदे ने ये किया, जुमे की नमाज हुई और जाके उसके घर को जला दिया गया। इसी तरह की चीजें आपको बाकी रिलीजन्स के अंदर भी मिलेंगी, बाकी जगहों पे भी मिलेगी। श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि हु इज एक्चुअली प्लीजिंग द गॉड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जंग हो, लेकिन एक नेगेटिव फीलिंग जरूर हो सकती। अब कुछ जो फैक्ट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जिस पे किलिंग्स हुई हैं, ये मैंने पिक्चर ली है जिसमें एक तरह से समराइज हुई हुई हैं चीजें। तो जो इसका एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैं माउस वहां पे हिला भी रहा हूँ, ये 1860 है, 1850 है, फिर 1900 है, फिर 1950 है, फिर 2000। यानी ये मुख्तलिफ साल हैं। और वाई एक्सिस पे ये लिखा हुआ है कि कितनी कितनी फेटेलिटीज हुई हैं, यानी मिलियंस में कितने लोगों की डेथ हुई है। तो अगर ये टाइपिंग है, इसमें ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। यूएस सिविल वॉर हुई, फिर मैक्सिकन वॉर हुई, रशियन सिविल वॉर हुई, चाइना और जापान की वॉर हुई, वियतनाम की वॉर हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत कैजुअलिटीज हैं। फिर अफगानिस्तान में वॉर हुई। तो वॉर एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल काफी अरसे से हो रही है, इसको कहा जाता है कि ह्यूमन नेचर है। अब चंगेज खान की अगर एक मिसाल देखें, 1279 में इसकी एम्पायर थी। वेरी रिसेंटली अब इनको एज अ हीरो समझा जाता है, लेकिन जब रशियन इन्फ्लुएंस था तो इनकी तो किताबों से निकाल भी दिया गया। अब ये हीरो हैं या विलन है, ये क्वेश्चन मार्क है। बट ये फैक्ट है कि 40 बिलियन लोगों को कत्ल करने की वजह चंगेज खान बने। और कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ हिस्टोरियंस का, कि तकरीबन 11% पॉपुलेशन जो उस वक्त की थी वो इन्होंने एलिमिनेट की। और बचपन में अगर आप देखें तो इन जब 9 साल के थे तो जो इनके जो राइवल जो थे, तातार्स इनको कहते हैं, उन्होंने इनके वालिद को जहर दे दिया। फिर इनके अपने ट्राइब ने इनको, इनकी पूरी फैमिली को निकाल दिया। और फिर वो इनकी मदर ने इनको रेज किया। तो एक हंटिंग करनी पड़ती थी सर्वाइवल के लिए। तो वहां से भी एक बहुत सारे चीजें इन्होंने सीखी। फिर उसके बाद ये कहा यह जाता है कि अब अगेन क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बहुत ज्यादा, यानी उसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि कौन सी बुक ऑथेंटिक है या नहीं, तो इसीलिए
ये जो सबसे क्रेडिबल एक रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा, ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई को भी कत्ल किया था खाने के ऊपर, और टीनेज एज में इनको और इनकी वाइफ को अगवा भी कर लिया गया, फिर वहां से ये भागे और एज ए स्लेव भी इन्होंने काम किया। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हुए बचपन से लेके अब तक, दीज एक्सपीरियंसेस आल्सो मेड हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिम। वो जो बने उस सारे एक्सपीरियंसेस का उसमें काफी रोल था। अब एक और चीज ये है कि वाटर, उसको कहा जाता है कि सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ये हमने वो बात की, रिसोर्सेज के ऊपर हमने शुरू में बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वाटर के ऊपर अगर 2010 के पाकिस्तान के जो फ्लड्स थे जो 2010 में आए, उसमें अक्सर जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो ये हुई कि बंद किसकी जमीन से टूटेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी, कौन से वडेरे, कौन से सरदार की जमीन को बचाना है, कहाँ से बंद को तोड़ना है। पूरा गांव तबाह हो गया। सिंध और पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ, और इसके ऊपर एक फ्लड कमीशन रिपोर्ट भी बनी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बनाई, और बहुत अच्छी रिसोर्स है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वो जरूर पढ़े। और इस स्टेज पे मैं ये वाटर वाली बात बता के आपको एक छोटा सा क्लिप भी है जो हैदर आपको पानी के ऊपर दिखाएगा, और एक खातून का उसमें जिक्र है। बहुत ही एक्सीलेंट काम उन्होंने किया था। तो उनके बारे में एक 3-4 मिनट का क्लिप है जो इस स्लाइड के बाद आप देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2010 के फ्लड्स में आया। तब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ अमंग डिफरेंट पर्सनालिटीज, अमंग प्रोविंसेस। बहुत सारी जंगें जो है वो पानी के ऊपर हो जाती हैं, वाटर के कंट्रोल के ऊपर। और इवन ये भी कहा जाता है जो ग्लेशियर्स हैं उसके कंट्रोल के लिए जो जंगें हो रही हैं वो भी वाटर रिसोर्सेज के लिए हो रही हैं। पाकिस्तान की इंडिया के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह यह है कि इंडिया डैम बना रहा है और वाटर रिसोर्सेज पे काबू पा रहा है। और शायद 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया 6 मिलियन पौंड के सेल कर दिए थे टू इंडिया बाय द वर्ल्ड बैंक, उसने वर्ल्ड बैंक ने उसको फाइनेंस किया। और आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। 6 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स पाकिस्तान ने लिए और अपने 3 दरिया दे दिए। तो वो भी एक, पानी भी एक जंग की वजह है। इसके अलावा सूबों के डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। कभी सिंध कहता है पंजाब ने पानी ले लिया, कभी पंजाब कहता है जी हमने। पानी का कराची में क्वांटिटी के हवाले से कोई मसला नहीं। कराची को 650 मिलियन गैलन्स पानी इंडस से मिलता है और हब डैम से मिलता है, 2 सोर्स। तकरीबन 30% इलाकों को बिल्कुल नहीं मिलता, जहाँ ज़्यादातर गरीब रहते हैं, डिफिसिट एरिया। वो क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि जहाँ पर हमारे बल्क पानी की सप्लाई लाइंस हैं, यानी इंडस से घारो पानी आता है, घारो से पिपरी, पिपरी से वो जाता है नई सब्जी मंडी पानी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है एक ब्रांच घारो से नीचे आता है शाहरा फैसल का रूट, फिर डिफेंस और लियारी इसको पानी सप्लाई करता है। कराची की हमने सर्वे की पानी की कि तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी, यानी कि 65 करोड़ गैलन, उसमें से 24 करोड़ गैलन साइफन होता है। 41% पानी निकाल लिया जाता है, और वो बल्क से निकाल लिया जाता है, बड़े पाइपलाइन से निकाल लिया जाता है। और जो निकालते हैं वो गरीब लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको पूरी सपोर्ट है हुकूमती एजेंसीज की तरफ से, इलाकाई नाज़िम, काउंसिलर, पुलिस, सबकी। यहाँ पर वही बात आती है, मेगा प्रोजेक्ट तो डिसैलिनेशन प्लांट हुई ना, जिसमें से आप कमीशन भी ले सकते हैं, लेकिन मेगा मैनेजमेंट को छोड़ दिया। 41% जो चोरी हो रहा है, बड़े बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 50 अरब रुपए कमाया जा रहा है साल का, उसको तो कंट्रोल करें। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में। लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे, लैंड माफिया हुकूमती एजेंसीज हैं जो किसी ज़मीन को बस चले तो छोड़ेंगे ही नहीं। अभी बहुत ज़्यादा सरमाया पाया जाता है पूरे दुनिया में, जो हमेशा नज़र रखती है कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। तो उनके नज़र में कराची है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 5 साल के अंदर बेतहाशा लैंड
सप्लाई हो रहा है, लैंड पे कब्जा किया जा रहा है, तो साहिल समंदर भी इसी का शिकार है। हमारे नज़र में तो बजाय इसके कि मेगा प्रोजेक्ट्स लाएं या मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाएं या कहते हैं ना मेगा रोड प्रोजेक्ट लाएं, बजाय मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है मेगा मैनेजमेंट की। मेगा मैनेजमेंट में आपको बहुत जहन चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए, बहुत डायलॉग चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या चाहिए? पैसा चाहिए और ठेकेदारी, ठेका देने का निज़ाम चाहिए बस। तो मेगा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मेगा मैनेजमेंट में वो भी आता है कि हमारे ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बंद पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मेंटेन होते हैं, क्यों उनकी ज़मीन हत्या ली जाती है, ये सब मैनेजमेंट का मसला है। ये तो सिर्फ कंक्रीट है और कंस्ट्रक्शन है और ठेका है और कमीशन है और कुछ नहीं। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कंक्रीट से कहाँ से आती है? डेवलपमेंट 5 स्टार होटल तो नहीं है। मैं तो ये भी समझती हूँ कि दुबई इज़ नॉट मॉडल। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है। हमारी कराची इज़ कराची। हाउ कैन वन से कि दुबई बन जाए या सिंगापुर बन जाए? क्यों बने भाई? कराची कराची बने। अपनी हिस्ट्री है, लोगों की हिस्ट्री है। क्योंकि लिटरेरी फेस्टिवल में भी मैंने परवीन से पूछा था कि परवीन तुम ये अपना रिसर्च जो है ये शायद पब्लिश क्यों नहीं करते? तो कह रही थी कि यार नहीं, अगर ये पब्लिश हो गया ना तो एनीथिंग कैन हैपन टू मी। तो उससे एक अंदाज़ा भी मुझे था कि शी वॉज इन डेंजर। 2 दिन पहले जब मैंने उसको कहा था कि अब इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना ख़राब है, पोलियो वर्कर्स को मार रहे हैं, परवीन थोड़ा सा तुम एहतियात करो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं जानता है। बट एवरीबडी न्यू हर, शी वॉज टारगेटेड। डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। कभी सिंध कहता है पंजाब ने पानी ले लिया, कभी पंजाब कहता है जी हमें पानी थोड़ा मिला। अच्छा जी, पानी के अलावा जो ह्यूमन एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड हम इस पे काफ़ी बात करेंगे कि जंग शुरू कौन करता है। इराक की वॉर के ऊपर अब जितनी रिसर्च हुई है उसमें ये कहा गया कि 3 लोग थे, प्रेसिडेंट बुश, डिक चेनी और कॉन्डोलीसा राइस। ये लोग मेन थे जो आर्किटेक्ट्स ऑफ वॉर जिनको कहा जाता है। तो सारे कैबिनेट के लोग नहीं थे। इवन अगर आप इस एग्जाम्पल को पाकिस्तान से रिलेट करें तो पाकिस्तान में भी जंग जो शुरू होती है वो पूरी कैबिनेट डिसीजन नहीं लेती, चंद लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो वो ह्यूमंस हैं जो कि ये डिसीजन लेते हैं कि हमने जंग करनी है, और शुरू भी वही कोई एक ट्रिगर होता है या कोई एक बंदा कर रहा होता है। फिर उसके बाद ये प्लान किसने की होती है? वो भी एक इंसान होता है जिसने ये प्लानिंग की हुई है कि हमने इस तरह से अटैक करना है। और यहाँ पर एक क्लिप है। Gentlemen, as most of you now know, U-2 over Cuba Sunday morning took a series of disturbing photographs. Our analysis at NPIC indicates that the Soviet Union has followed up its conventional weapons buildup in Cuba with the introduction of surface-to-surface medium-range ballistic missiles, or MRBMs. Our official estimate at this time is that this missile system is the SS-4 Sandal. We do not believe that the missiles are as yet operational. Ironbark reports that the SS-4 can deliver a 3-megaton nuclear weapon 1,000 miles. So far, we've identified 32 missiles serviced by about 3,400 men, undoubtedly all Soviet personnel. Our cities and military installations in the southeast, as far north as Washington, D.C., are in range of these weapons, and in the event of a launch would have only 5 minutes of warning. 5 minutes, gentlemen. In those 5 minutes, they could kill 80 million Americans and destroy a significant percentage of our bomber bases, degrading our retaliatory options. The Joint Chiefs' consensus, Mr. President, is that this signals a major doctrinal shift in Soviet thinking to a first strike policy. It is a massively destabilizing move.
कर देता हूँ। ये 2 पिक्चर्स हैं जिसमें वो शारिफ जुतई की तस्वीर है जब 16 साल में इन्होंने कत्ल किया था शाहज़ेब को, और ये उनकी भी रीसेंट पिक्चर है पिछले साल की। So for the past 8-9 years he is in jail just because of that event. कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए एक हमने बात की कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, हमारे हर लफ्ज़ की, थॉट की और एक्शन की एक एनर्जी है। वो एनर्जी अल्टीमेटली ट्रांसलेट करती है इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो हम इनसाइड में फील करते हैं उसका एक इम्पैक्ट भी होता है हमारे आउटसाइड बिहेवियर पे। बट एक सवाल ये है कि क्या हमारा गुस्सा कंट्रोल्ड है, क्या हमने कंडीशन किया हुआ है गुस्से को, तो या गुस्सा नेचुरल है। जब तक ये समझेंगे कि गुस्सा नेचुरल है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसको एम्पिरिकल एविडेंस देखें तो फौज में अगर एक कप्तान को गुस्सा आता है तो वो अपने जूनियर पे तो उतारता है, कभी सीनियर पे नहीं उतारता। ऑफिस के अंदर भी एक अगर बैंक है, एक मैनेजर को मसला है तो वो शायद अपने स्टाफ पे वो गुस्सा उतार देगा लेकिन अपने बॉस पे नहीं उतारेगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कंडीशन उसने कर लिया है कि कहाँ पे मैंने गुस्सा उतारना है और कहाँ पे गुस्सा नहीं उतारना। तो ये कंडीशन जैसे किया है इसी तरह से इसको अनलर्न भी किया जा सकता है और ये सारी चीजें भुलाई भी जा सकती हैं और दोबारा से हम इस मोड पे आ सकते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसको हम टुवर्ड्स द एंड देखेंगे, अब हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉक है, 3-4 स्लाइड शायद रह गई हों, कि लोग रिग्रेट क्यों करते हैं लेटर इन द लाइफ जब उनसे कुछ ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब एक दो वीडियोस अगर आप हैदर इनको दिखा सकें, एक तो वो उनकी दिखाएं कि जो इन्वेंटर थे जिन्होंने एटम बम बनाया उनकी क्या बाद में उनका क्या ख्याल था जब वो एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ, तो वो एक वीडियो दिखा दें। उसके बाद वंडर वुमन का क्लिप है 1 मिनट का, ये 2 मिनट की क्लिप है, ये दिखा दें, उसके बाद हम स्टार्ट करें। 47. I have been asked whether in the years to come it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I am afraid that the answer to that question is yes. I have been asked whether there is hope for the nation's security in keeping secret some of the knowledge which has gone into the making of the bombs. I am afraid there is no such hope. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Every man, woman, and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness. The weapons of war must be abolished before they abolish us.
The Cuban Missile Crisis endangered the very existence of our nation. I compel you to tell me the truth. Mankind stole this world from us. They ruined it day by day. And I, the only one wise enough to see it, was left too weak to stop them. All these years I have struggled alone, whispering into their ears ideas, inspiration for formulas, weapons, but I don't make them use them. They start these wars on their own. All I do is orchestrate an armistice I know they cannot keep in the hope they will destroy themselves. But it has never been enough until you. का और एक आपने वो देखा जो एक्चुअल जिस शख्स ने एटॉमिक बम बनाया था लेटर ऑन कितना उसमें रिग्रेट था और उसने भगवत गीता का वो वर्स कोट किया जिसमें वो विष्णु की बात कॉन्वर्सेशन हुई और जो एक्चुअल है बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरी मूवी आपने देखी वंडर वुमन, उसका एक छोटा सा क्लिप है और ये सारे क्लिप्स आपको हैदर दे देगा अपनी यूएसबी पे, आप उसको रख लेते हैं, ये बड़ी अच्छी रिसोर्स होगी आपके लिए। तो जो वंडर वुमन का क्लिप था इसमें दिखाया गया है कि शैतान एक लड़की से बात कर रहा है और शैतान कह रहा है कि जब मुझे आसमान से जमीन पे फेंका गया था तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बदला लूं इनसे, तो मैं इनके जहन में खाली विस्पर करता हूँ, यानी मैं सिर्फ इनके जहन में डालता हूँ, जंगें ये खुद शुरू करते हैं। अब ये जो एक क्लिप है इस मूवी का, ये इसमें हमने शुरू में बात की थी ना कि एटम बम बना या जंग शुरू हुई। कॉमन चीज क्या है कि जो इंटरनेशनल जंग हुई, घर के अंदर झगड़ा हुआ, मुल्कों का झगड़ा हुआ, सूबों का झगड़ा हुआ, घरेलू से लेके इंटरनेशनल झगड़े स्टार्ट किसने किए? इंसान ने। और इंसान के जहन में अगर कहीं से इंस्पिरेशन आई तो वो कहाँ से आई? इसमें मल्टीपल इसके जवाब में, इतना सिंपलिस्टिक जवाब नहीं है, लेकिन ये क्लिप अगर आप देखें तो उसमें वो कह रहा है कि मैं आइडियाज डालता हूँ लोगों के जहन में। अब अगर हम एक आसमानी किताब, जो लास्ट आसमानी किताब है कुरान, उसका एक वर्स देखें जिसमें सूरह नास में कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। इसकी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन आप वसवसे की करेंगे तो विस्पर्स है, हु विस्पर्स इनटू द हार्ट्स ऑफ द ह्यूमंस, यानी वो डायरेक्ट, सुदूर का मतलब ये कि डायरेक्ट इंसान के जहन में, दिल में वसवसा डाल सकता है। जैसे अगर कोई लेट हो गया घर में तो माँ के जहन में ये वसवसा आया कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसको कोई हर्ट तो नहीं कर दिया किसी ने, तो ये वसवसे डालने की पावर उसके पास है। और फिर अगली इसी आयत में है कि मिनल जिन्नत वन नास, जो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी है। और अक्सर हम देखेंगे कि लड़ाई बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात कोई इंसान कह देता है कि जी ये आपको इस तरह से करना चाहिए, कोई एडवाइजर आ जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स को या सदर को कहता है कि जी इस तरह से अटैक करें, चाहे वो घरेलू झगड़ा हो, नेशनल झगड़ा हो, उसके अंदर ये फोर्सेस काम करती हैं। तो इसलिए ये विस्परिंग की पावर इनके पास है और ये इससे हमें बचना होगा। तो रियल वॉर जो असल, अगर आप देखिए ना जितनी भी जंगें हैं, और मैं आपको एक रोज सोर्स रिकमेंड करूंगा, आप एक बुक जरूर पढ़िएगा, 300 सफ़े की किताब है आखिरी जंग, बहुत ही शानदार किताब है। उस किताब का क्रक्स ये है कि असल जंग इंसान की इंसान के साथ नहीं थी, फिरके की दूसरे फिरके के साथ नहीं थी, असल जंग तो शैतान की इंसान के साथ थी, जिसको मुख्तलिफ रिलीजियस किताबों में लिखा गया है और कुरान में भी लिखा गया है कि उदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो क्या ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान भी नहीं है, मुख्तलिफ सेक्स के दरमियान भी नहीं है, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के दरमियान भी नहीं, क्योंकि ये सब तो वक्त के साथ आए हैं। इस्लाम 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, जुडाइज़म 2500 साल पहले, हिंदुइज्म के बारे में कहा जाता है 7 से 8000 साल पहले। तो जो एक्चुअल डिवाइड है, जो असल में डिवाइड है, वो शिया सुन्नी, पाकिस्तानी, इंडियन, क्रिश्चियन, मुसलमान की नहीं है। असल डिवाइड अच्छे और बुरे की है, राइट वर्सेस रॉन्ग की है, सच वर्सेस ट्रुथ वर्सेस फॉल्सहुड है, मजलूम वर्सेस जालिम, ओप्रेसर वर्सेस ओप्रेस्ड है। और इसकी मिसालें अगर आप देखें तो जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो मुकाबले में इब्लीस आए, हाबील के मुकाबले में काबील आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद, सरवर कायनात सैयदुल कौनैन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अबू जहल और कुछ और लोग, हुसैन के मुकाबले में यजीद। तो ये डिवाइड आज तक जारी है, ये डिवाइड आज तक वैलिड है। और इसमें जो वेपनरी शैतान यूज करता है उसमें बहुत बड़ी वजह जेलसी है। आप जितने भी लोगों को देखें कि जंगें या डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स में जेलसी वो वजह बनती है कि लोग ब्लैक मैजिक भी करा देते हैं, लोगों को मरवाते भी हैं। यहाँ तक आप देख लें कि शैतान ने जो सजदा नहीं किया वो भी आउट ऑफ जेलसी कि ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, ये कैसे मुझसे बेहतर हो सकता है। तो जेलसी उसका एक वेपन है जो हम सब के अंदर मौजूद है, इसमें हमने कंट्रोल करना है। हेट्रेड है, ग्रीड है। और अगर इस सवाल को किया जाए कि शैतान ने, हमें तो अल्लाह का पता नहीं है, हम तो उसकी पावर्स को जानते नहीं है, लेकिन शैतान तो उनकी पावर्स को जानता है। और उसकी पावर्स को जानने के बाद जो उसने चैलेंज किया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा इस कौम को, इस इंसान को, तो अगर हम ये सवाल करें कि वो कितना सक्सेसफुल है, तो अगर प्लाइट हम देखें डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल जगहों पे, तो ह्यूमैनिटी कितना सफर करी और कितना ज्यादा वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? पहली चीज तो ये है कि नेगेटिव इमोशंस को समझना बड़ा जरूरी है। जो इनवर्ड जर्नी है, जो उसके बाद की स्पीकर हैं डॉक्टर तनवीर अंजुम, शायद वो मेरी बहनों की तरह से भी हैं, मेरे उस्तादों में से भी हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से वो चीजें बताएंगी कि सूफीज्म के बारे में और इनवर्ड जर्नी के बारे में। शी इज एन एक्सीलेंट रिसोर्स। तो वो आपको बहुत सारी चीजें इनवर्ड जर्नी की बता देंगी जिसको हम सब ने करना है, अपने आप को जानना है। तो इनर पीस होना बड़ा जरूरी है। और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब इनके बारे में नॉलेज होगी और फिर थ्रू प्रैक्टिस ये चीजें की जा सकती हैं। नॉलेज इज एसेंशियल, उसके बाद ही प्रैक्टिस करेंगे। अब नेगेटिव आउटकम्स को इम्प्रूव अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये वाली स्लाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वैसे एक आपको अगली चीज बताता हूँ कि मशल खान का केस था। अब कुरान, एक किसी ने कहा जी इसने ब्लास्फेमी की है। एक ऑप्शन क्या थी कि बगैर वेरिफिकेशन पे इस पे यकीन कर लें, और उस हुआ भी यही। किसी ने पूछा नहीं कि क्या ब्लास्फेमी की है, सबने मार दिया उसको, मॉब लिंचिंग हो गई। और उसके बाद अगर वेरीफाई करते तो दो चीजें हो सकती थी, या तो पता चलता वाकई उसने ब्लास्फेमी की है, अगर वाकई ब्लास्फेमी की है तो उसका प्रॉपर ट्रायल होता और उसको सजा मिलती। और अगर पता चलता कि वो इनवैलिड इंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, तो आज मशल खान जिंदा होता। इतनी जवानी में जो उसकी डेथ हुई, ये एक कुरान एक ऑर्डर भी है कि जब के पास खबर आए उसकी तहकीक कर लिया करें। तो मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी रीजन है, वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये एक लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप सिर्फ एक छोटा सा क्लिप देखेंगे इनर पीस पे। ये मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2018 में ये एक एक्सरसाइज की थी। और ये एक्सरसाइज ये थी कि अपने कुछ स्टूडेंट्स को वॉलंटियर जिन्होंने किया उनको एक साइज का प्लांट्स दिए, और डे 1 पे उनकी तस्वीर खींची, मैं खुद भी साथ उनके बैठा। तो कुछ 15 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वॉलंटियर किया। तो हमने एक ही साइज के प्लांट खरीदे और उन सबको दे दिए, और फिर उनको कहा कि आप, किसी को ये कहा कि आप इस पे दरूद शरीफ पढ़ें, किसी को कहा कि आप इस पे ये कहें कि आई हेट यू, किसी को कहा कि आप पश्तों में से कहें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, किसी को कहा कि आप अल्लाह का कोई नाम पढ़ें, किसी को कहा कि जलजला आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ चीजें इन प्लांट्स को ये कहते थे दिन में 5 दफा, सॉरी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट प्लांट के पास जाते थे और उसको कहते थे कि जलजला आ रहा है, या 5 मिनट प्लांट के पास जाते थे और उससे कोई अच्छी बात करते थे। और एक और चीज ये भी की कि कुछ लोगों का ये टास्क था कि उन्होंने बात कुछ नहीं करनी, खाली एक मोबाइल पे कुछ सूरत प्ले कर देनी है और कुछ कुछ बुरी चीजें प्ले कर देनी है, और फिर उसका रिजल्ट देखना है। तो 15 दिन बाद वो क्लास के अंदर जब अपने पौधे लेके आए तो उनका डिफरेंस ये एंड रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, हमारी, इनकी बहुत ज्यादा पावर है। और ये पावर इतनी ज्यादा है कि बाज़ औक़ात एक शख्स आता है और फॉर नो रीजन हमें बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो एक एनर्जी है, जो उसकी थॉट्स हैं, वो ट्रांसफर हो रही होती। तो जब इस चीज की नॉलेज आ जाएगी कि थॉट्स की और वर्ड्स की पावर है, तो फिर हम शायद बेहतर वर्ड्स को यूज करेंगे और बेहतर थॉट्स। Inner peace. Inner peace. Oh, inner peace. Master Shifu! Master Shifu, what do we got? Pirates? Vandals of Volcano Mountain? Whatever it is, I will take them down. Because I am in a mood. I need to get something done, you know what I mean?
What are you doing? One of Master Oogway's final teachings. Whoa! Awesome! How did you do that? Inner peace. Inner peace. That's cool. Inner peace of what? It is the next phase of your training. Every master must find his path to inner peace. Some choose to meditate for 50 years in a cave just like this, without the slightest taste of food or water. Or some find it through pain and suffering, as I did. Oh, the day you were chosen as Dragon Warrior was the worst day of my life. By far, nothing else came close. It was the worst, most painful, mind-destroying, horrible moment I have ever experienced. But once I realized the problem was not you, but within me, I found inner peace and was able to harness the flow of the universe. So that's it? I just need inner peace? My innards are already super peaceful, so all I need to do is just get this thing going. Inner peace? You're going down. Now show me what you were doing there with your feet.